नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जेल से फरार पार्ट 2। करण चौधरी को इस बात का पूरा एहसास था कि लूट के समय उस औरत को घबराहट में मारकर उसने गलती की थी, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी कि उसे नोट करके जुगल किशोर उसके साथ काम करना बंद कर दे। करण चौधरी आदतन खुरापाती इंसान था। कोई न कोई उल्टा सीधा काम करते रहना उसकी आदत में शुमार था। देवराज चौहान को जुगल किशोर के यहाँ देखने के पश्चात उसके खुरापाती दिमाग में यह कीड़ा कुल बुलाता रहा कि इस इंसान को पहले कहाँ देखा है। घर आकर वह बंद होकर बैठ गया और यही सोचता रहा। सोचते सोचते दिमाग की नसें फटने लगी, परंतु उसने सोचना न छोड़ा। उस समय रात के 10 बज रहे थे जब उसकी सोचों को राह मिली। वह उछलकर खड़ा हो गया। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे याद आ गया कि वह अंडरवर्ल्ड का नामी व्यक्ति देवराज चौहान है। 2 साल पहले अखबार में छपी उसकी तस्वीर उसने देखी थी। तो इसका मतलब जुगल किशोर ने देवराज चौहान जैसे आदमी की बाह थाम ली है। यानी कि जुगल किशोर मोटे ही चक्कर में है, क्योंकि देवराज चौहान के बारे में वह इतना तो जानता ही था कि छोटा हाथ मारना उसे पसंद नहीं था। देवराज चौहान के कारण ही जुगल किशोर ने सालों पुरानी दोस्ती उससे तोड़ी। लेकिन देवराज चौहान किस फिराक में है, यह मालूम करना जरूरी था। करण चौधरी का खुरापाती दिमाग दौड़ने लगा। मोटी माल का चक्कर हुआ तो शायद मौके पर पहुंचकर कुछ हासिल कर ले, और वह कुछ उसके लिए बहुत कुछ होगा। करण चौधरी सोचने लगा कि क्या करे। जल्दी वह फैसले पर पहुंचा और अपने खास विश्वसनीय व्यक्ति महेंद्र सिंह के पास जा पहुंचा, जो कि गंदे से इलाके की झोपड़पट्टी में रहता था। करण चौधरी जब उसके यहाँ पहुंचा तो वह शराब पीने में व्यस्त था। उसे देखते ही फौरन उठकर खड़ा हो गया। उस्ताद, तुम खैरियत तो है? खैरियत है, करण चौधरी बैठता हुआ बोला। क्या कर रहा है आजकल? कोई खास नहीं, धंधा मंदा है। मेरा काम कर, माल मिलेगा। काम जल्दी का है, शराब छोड़ और उठकर खड़ा हो जा। करण चौधरी ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। खास काम लगता है। महेंद्र सिंह ने चौधरी के चेहरे को निहारा। खास और गुप्त रखने वाला काम है, तभी तो तेरे पास आया हूँ। ऐसा क्या काम है? जुगल किशोर को जानता है ना? हाँ, वह तो तुम्हारा खासा यारी है। हाँ वही, तुम्हें उसकी निगरानी करनी है। उसके घर के बाहर जम जा। जुगल किशोर की निगरानी? महेंद्र सिंह चौंका। हाँ, वह मुझसे कोई हेराफेरी कर रहा है। उसे सीधा करना है। खड़ा हो जा, काम का तुझे पूरा मेहनताना मिलेगा। महेंद्र सिंह बिना आनाकानी के खड़ा हो गया। रात भर निगरानी करनी है, दिन में यह काम मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक ठीक। करण चौधरी महेंद्र सिंह को साथ लिए बाहर निकल आया। उसके यहाँ आने वालों पर भी नजर रखनी है। अगर जुगल किशोर कहीं जाता है तो मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि वह कहाँ कहाँ गया है। करण चौधरी बोला। चिंता मत करो उस्ताद, आपका काम तसल्ली से होगा। अगर मामला ठीक रहा तो बहुत मोटी रकम तुम्हें दूंगा। चल फूट ले जल्दी से। करण चौधरी सुबह 9 बजे महेंद्र सिंह के पास पहुंचा। सारी रात जागने के कारण महेंद्र सिंह का चेहरा उजड़ा उजड़ा लग रहा था। आंखें सूजकर लाल हो रही थी। करण चौधरी को देखते ही वह मरे से स्वर में बोला। उस्ताद, तुमने तो सारी रात खराब कर दी। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, यानी कि जुगल किशोर भी बाहर नहीं निकला और कोई उसके पास भी नहीं आया। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तू जा। करण चौधरी ने सिगरेट सुलगाकर कुछ दूर नजर आ रहे जुगल किशोर के मकान पर निगाह मारी। जाकर तगड़ी नींद ले, मैं शाम को तेरे पास आऊंगा। जरूरी काम है तो तुम क्यों यहाँ से हटते हो? मैं ही आऊंगा। ठीक है, नींद पूरी करके आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। यहाँ ना हुआ तो इंतजार करना, जहाँ भी होऊंगा यहीं पहुँच जाऊंगा। करण चौधरी बोला। ठीक है, महेंद्र सिंह बोला। उस्ताद, वो माल पानी मिलेगा, फिक्र क्यों करता है? कभी तुझे देने से पीछे हटा हूँ। जा, शाम को आ जाना। महेंद्र सिंह चला गया। करण चौधरी को वहां खड़े आधा घंटा ही हुआ था कि उसे महसूस हो गया कि इस तरह निगरानी करने का काम महाबोरियत वाला है, परंतु वह छोड़ भी नहीं सकता था। उसे हर हाल में जानना था कि जुगल किशोर और देवराज चौहान कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं।
10 बजे के करीब उसने जगमोहन को जुगल किशोर के घर में प्रवेश करते देखा। जगमोहन को वह नहीं जानता था। अगर वह जुगल किशोर का पहचान वाला होता तो उसे अवश्य जानता होता। यानी कि कोई नया पंछी है, शायद देवराज चौहान का साथी हो। करण चौधरी अपनी जगह पर टिका रहा, निगाहें जुगल किशोर के मकान पर। 5 मिनट बाद ही जगमोहन बाहर आया और अपने रास्ते बढ़ गया। जुगल किशोर के उसे दर्शन न हुए। करण चौधरी अपनी जगह जमा रहा। खड़े खड़े थक जाता तो कहीं बैठ जाता। दोपहर होने को आ गई, भूख भी लगने लगी थी, परंतु वह यह सोचकर अपनी जगह से न हिला कि जुगल किशोर शायद अभी घर से बाहर निकले। 1:30-2 पर जुगल किशोर अपने घर से बाहर निकला। करण चौधरी फौरन ओट में हो गया। चौराहे पर जाकर जुगल किशोर टैक्सी स्टैंड पर से टैक्सी में बैठा और टैक्सी आगे बढ़ गई। दूसरी टैक्सी में करण चौधरी उसके पीछे हो गया। जुगल किशोर सीधा देवराज चौहान के मकान पर पहुंचा। करण चौधरी यह तो जानता नहीं था कि यह मकान किसका है, परंतु उसका मन कहने लगा कि हो न हो यह घर देवराज चौहान का ही है। बहरहाल वह गली और गली से बाहर ही टहलता हुआ मकान पर नजर रखने लगा। उस समय वह गली के बाहर ही था जब उसने चीमा नारंग को उसी मकान से बाहर निकलते देखा। 2 पल के लिए करण चौधरी सकते किसी हालत में रह गया। चीमा नारंग जैसी हस्ती को वह बाखूबी पहचानता था। जुगल किशोर का चीमा नारंग जैसी खतरनाक हस्ती से क्या वास्ता? चीमा नारंग उसके करीब से ही होकर आगे बढ़ती चली गई थी। आधे घंटे के बाद उसने जुगल किशोर को घर से बाहर निकलते देखा तो करण चौधरी जल्दी से आगे बढ़ा और दूसरी गली में प्रवेश कर गया। उसके मस्तिष्क में धमाके फूट रहे थे कि जुगल किशोर और चीमा उस मकान में क्या कर रहे थे। वह जुगल किशोर की आदत जानता था कि जो इंसान पुलिस की निगाह में हो उसके साथ मिलकर तो वह कभी भी काम नहीं करता था, जबकि चीमा नारंग पुलिस की निगाहों में ही नहीं बल्कि विक्रम सिंह रंधावा ने भी उसे मारने के लिए उस पर इनाम रख छोड़ा था। करण चौधरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। इसका मतलब इन सब बातों का केंद्र देवराज चौहान ही है। वह अवश्य कोई खास काम करने जा रहा है जिसके लिए जुगल किशोर को साथ मिलाया और चीमा नारंग को भी, और कुछ देर पहले उन लोगों में मीटिंग हुई होगी। करण चौधरी के मस्तिष्क में घंटी खड़कने लगी। मामला गंभीर और मोटा है। जिस काम में देवराज चौहान और चीमा नारंग जैसी हस्ती आ जाए वह मामला मामूली हो ही नहीं सकता। उसके खुरापाती दिमाग में खुरक होने लगी। वह वापस जुगल किशोर के घर पहुंचा और बाहर खड़ा होकर निगरानी पर जम गया। जुगल किशोर के बाहर ताला नहीं लटक रहा था। करण चौधरी समझ गया कि वहां से जुगल किशोर सीधा घर आया है। अब वह इस इंतजार में था कि देखे जुगल किशोर क्या करता है। देवराज चौहान जो भी करना चाहता था जुगल किशोर पर निगाह रखकर सब कुछ जान सकता था। जयचंद भाटिया जो कि अपने घर की खिड़की पर बैठा था, देवराज चौहान वाले मकान पर निगाह रख रहा था, महज इस ख्याल से कि देवराज चौहान अपने घर से बाहर निकले तो उसके सामने आकर उसे अपने बारे में पुनः याद दिलाते। देवराज चौहान तो बाहर नहीं निकला, परंतु चीमा नारंग को उसने देवराज चौहान के मकान में जाते देखा। चीमा नारंग को वह बखूबी पहचानता था। उसे वहां जाते देखकर ही जयचंद भाटिया के कान खड़े हो गए। इतना तो वह समझ गया कि जल्दी ही कुछ होने वाला है। चीमा नारंग का देवराज चौहान से मिलना यही जाहिर करता था। जयचंद भाटिया जमकर खिड़की पर बैठ गया। फिर उसने जुगल किशोर को वहां प्रवेश करते देखा। जुगल किशोर को वह नहीं जानता था, परंतु उसकी अनुभवी आंखों ने बता दिया कि यह जो भी हो अपनी ही लाइन का है। चीमा नारंग और यह आदमी, भीतर देवराज चौहान और जगमोहन, यानी कि चारों किसी धंधे की बात कर रहे होंगे। जयचंद भाटिया को मलाल होने लगा कि देवराज चौहान ने उसे अपनी योजना में शामिल नहीं किया। तब तक करण चौधरी एक चक्कर गली का लगा गया था। भाटिया ने उसे देखा अवश्य, परंतु उसे खास तवज्जो नहीं दी। वह अपनी ही सोचों में गुम था कि यह लोग अब क्या करने जा रहे हैं। यह चाय पाने के लिए तो इकट्ठे हुए नहीं होंगे। करण चौधरी जब टहलता हुआ दूसरी बार गली में आया तो जयचंद भाटिया का माथा ठनका। उसकी निगाहें बराबर देवराज चौहान वाले मकान पर थी। यह कौन है जो देवराज चौहान वाले मकान पर निगाह रख रहा है? क्या पुलिस का आदमी?
जयचंद भाटिया ने उसे गौर से देखा और महसूस किया कि यह पुलिस का आदमी नहीं है, अलबत्ता उसी की लाइन का है। इसका मतलब यह चीमा नारंग या फिर दूसरे आदमी का पीछा करता हुआ यहाँ आया है। लेकिन यह है किस फिराक में? जयचंद भाटिया का सारा समय इन्हीं सोचों में बीत गया। उसने गली में घूमते करण चौधरी को कई बार देखा। फिर जब वहां से निकलकर चीमा नारंग गई तो उसे देखा। उसके आधे घंटे बाद जुगल किशोर गया तो उसे भी देखा। उसके बाद देवराज चौहान के मकान का दरवाजा बंद हो गया था। बाहर कोई भी न निकला। जयचंद भाटिया सिर्फ पीछा करने वाले के बारे में ही यह सोचता रहा कि वह कौन था। एक बार तो दिमाग में आया कि देवराज चौहान को उसके बारे में बता दे। फिर यह सोचकर खामोश बैठ गया कि उसे क्या पड़ी है खामखा दूसरे के लफड़े में टांग अड़ाने की। बहरहाल उसकी निगाहें देवराज चौहान के मकान पर ही रही। शाम के 5:30 बज रहे थे। चीमा नारंग और जुगल किशोर वहां पहुंच चुके थे। चीमा नारंग को लेकर मन ही मन सब तनाव में थे, परंतु चेहरे पर सामान्य भाव झलक रहे थे। देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, अभी हमारे पास काफी समय है। तुम कहीं से चालू हालत की बढ़िया कार उड़ा कर लाओ। उसी कार को हम सूरज रंधावा के अपहरण पर इस्तेमाल करेंगे और रात को कहीं छोड़ देंगे। जगमोहन सिर हिलाकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने चीमा नारंग और जुगल किशोर पर निगाह मारी। हम योजना के काम करने के ढंग को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। साथ ही मैं यह बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी मामले में धोखाधड़ी करने की चेष्टा ना करे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखेबाजी नहीं। अगर ऐसी कोई बात तुम दोनों में से किसी के मन में है तो पहले ही बाहर निकाल दो, वरना बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी का पुट आ गया था। चीमा नारंग और जुगल किशोर खामोश बैठे रहे। जुगल किशोर जानता था कि देवराज चौहान ने यह शब्द चीमा नारंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, पूर्व चेतावनी के तौर पर, और वह यह भी जानता था कि ऐसी बातों का असर चीमा नारंग पर नहीं पड़ने वाला। उसने जो करना है करके ही रहना है। अगले 1 घंटा वह सूरज रंधावा के अपहरण की योजना पर ही बात करते रहे। दोनों ने हर बात को अच्छी तरह समझा। देवराज, जुगल किशोर बोला, इस बात के चांसेस भी हो सकते हैं कि विक्रम सिंह रंधावा बाहर जाते समय 3 की अपेक्षा ज्यादा गार्ड बंगले पर छोड़ जाए और अपने साथ कम आदमी ले जाए। ऐसा हुआ तो हमारे लिए खतरे वाली बात होगी। हम तीनों को ठिकाने लगाकर निश्चिंत हो जाएंगे और बाकी हमें निशाना बना देंगे। ऐसा नहीं होगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। फिर भी ऐसी बात के लिए हमें तैयार रहना होगा। किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। 1.5 घंटे बाद जगमोहन एक नई कार चोरी करके ले आया। रात के 9 बज रहे थे। आसमान साफ था, तारे निकले हुए थे, मध्यम सी हवा चल रही थी। सामने विक्रम सिंह रंधावा का बंगला दिखाई दे रहा था। पॉश कॉलोनी थी, इसलिए लोगों का आवागमन कम ही था। चारों तरफ शांति छाई हुई थी। देवराज चौहान, चीमा नारंग, जुगल किशोर और जगमोहन बंगले पर निगाहें टिकाए 100 गज की दूरी पर खड़े थे। जगमोहन, देवराज चौहान बोला, हम आगे जा रहे हैं। दरबानों को रास्ते से हटा देंगे, फिर फाटक पर आकर जम जाना। कोई खतरा हो तो हवा में फायर कर देना, अन्यथा जब हमें भीतर से आते देखो तो कार को यहाँ से तुरंत बंगले के फाटक पर ले आना। जगमोहन ने सिर हिलाया। हम भीतर के हालातों को संभालेंगे और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि बाहर से आकर किसी प्रकार का खतरा हमारे सिरों पर सवार न हो। बाहर की तरफ से निश्चिंत रहो, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान, चीमा नारंग और जुगल किशोर बंगले के फाटक की तरफ बढ़ गए। सड़क पार करके फाटक के करीब पहुंचे। चीमा नारंग ने कमीज पैंट पहन रखी थी और सिर के बालों को पी कैप के नीचे छिपा रखा था। देखने में वह लड़का ही लग रही थी। बंगले के फाटक के बीच छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था। दोनों दरबान भीतर दाईं तरफ स्टूलों पर बैठे बातें करने में व्यस्त थे। खूबसूरत मौका था। तीनों छोटे दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। दरबान उन्हें इस तरह भीतर आते देखकर हड़बड़ा उठे। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? भीतर क्यों आ रहे हो? अगले ही पल चीमा नारंग और देवराज चौहान उन पर बाज की तरह झपटे और उन्हें बाहों में कस लिया। इससे पहले कि हालात को समझकर वह चिल्ला पाते, देवराज चौहान और चीमा नारंग के हाथ में रिवॉल्वर चमके और रिवॉल्वरों के दस्ते कई बार उन दोनों दरबानों के सिर पर बज उठे।
उनके बेहोश शरीर बेजान होकर नीचे लटक गए। देवराज चौहान और चीमा नारंग ने घसीटकर उनके शरीरों को कुछ दूर दीवान के साथ अंधेरे में डाल दिया। इस बीच जुगल किशोर का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर टिका रहा और निगाहें सतर्कता से चारों तरफ घूम रही थी, परंतु उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नजर नहीं आया। तब तक जगमोहन वहां आ पहुंचा। देवराज चौहान, चीमा नारंग और जुगल किशोर हाथों में रिवॉल्वरें थामे बेहद सावधानी से रास्ता तय करते हुए बंगले के सदर द्वार की तरफ बढ़ गए। धीमी गति से चलते हुए तीनों बंगले के सदर द्वार पर पहुंचे। अभी तक किसी भी तरह का खतरा सामने नहीं आया था। सिर्फ 3 गार्ड यहाँ होने चाहिए, देखो और शूट कर दो। देवराज चौहान आहिस्ता से बोला, मैं बंगले के भीतर जा रहा हूँ। तुम दोनों बंगले की दीवार के साथ दोनों हिस्सों में बढ़ो और घूमते हुए बंगले के पिछवाड़े तक पहुंचो। पीछे की तरफ अवश्य कोई न कोई गार्ड होना चाहिए। चीमा नारंग और जुगल किशोर हाथों में रिवॉल्वरें थामे सदर द्वार से दाएं बाएं मुड़ गए। उनका रुख अलग अलग दिशाओं से बंगले के पिछवाड़े की तरफ था। देवराज चौहान ने सदर द्वार से रिवॉल्वर थामे भीतर प्रवेश किया। बेहद विशाल और खूबसूरत ड्राइंग रूम था। देवराज चौहान ने चारों तरफ निगाह घुमाई, कोई नजर न आया। हॉल के दाईं तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, अगले ही पल ठिठका। बाईं तरफ के दरवाजे से निकलकर एक नौकर वहां आया, परंतु सामने अजनबी के हाथ में रिवॉल्वर थमी पाकर ठिठक गया। वह ट्रे में चाय का सामान रखे हुए था। देवराज चौहान उसकी तरफ पलटा तो नौकर के चेहरे पर घबराहट उभरी। घबराओ मत। देवराज चौहान फौरन उसके करीब पहुंचकर धीमी स्वर में बोला, जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। बंगले में कौन कौन है? तुम जानते हो इस समय किसके बंगले पर रिवॉल्वर थामे खड़े हो? नौकर हैरानी से उसे देखते हुए कह उठा। उसके चेहरे पर अब घबराहट ना के बराबर ही बची थी। यह रंधावा का बंगला है। देवराज चौहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। अब मेरी बात का जवाब दो, कौन कौन है बंगले में? मालिक के नाम से तुम्हें डर नहीं लगता? नौकर की हैरानी कम नहीं हुई थी। लोग मेरे नाम से डरते हैं, समझे? जो मैंने पूछा है वह बोलो। कहते हुए देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी का समावेश आ गया था। चेहरा सख्त हो उठा था। उसके हाव भाव देखकर नौकर फौरन संभला। छोटे मालिक हैं, सूरज रंधावा। नौकर ने सहमति में सिर हिलाया। कहाँ है वह? ऊपर टेरेस पर। और कौन है? 5 गार्ड है। 5? देवराज चौहान चौंका। हाँ, 2 बंगले के पीछे और 3 छोटे मालिक के पास छत पर। अगले ही पल देवराज चौहान ने हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल वेग के साथ नौकर के माथे पर मारी। नौकर के होठों से कराह निकली। उसके घुटने मुड़ते चले गए। अगले ही पल वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। देवराज चौहान जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागा। छत पर सूरज रंधावा और 3 गार्ड मौजूद थे। 2 बंगले के पिछवाड़े थे। इससे पहले कि चीमा नारंग और जुगल किशोर उन पर गोलियां बरसाए, फायर की आवाजें छत तक पहुंचे। वह पहले ही छत पर पहुंचकर उन्हें ठिकाने लगा देना चाहता था। अगर नीचे पहले गोलियां चल गई तो ऊपर वाले सावधान हो सकते थे। देवराज चौहान रफ्तार से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को तय करता जा रहा था। चेहरे पर जहान भर की सख्ती लिपटी हुई थी। रिवॉल्वर हथेली में दबा था और जब वह सीढ़ियों का आखिरी दौर तय करके छत पर पहुंचने वाला था कि नीचे फायर का तेज धमाका गूंजा। आवाज पूरे बंगले में गूंज उठी। देवराज चौहान क्षण भर के लिए ठिठका। जिस समय से पहले ही वह छत पर पहुंच जाना चाहता था, वह समय पहले ही आ गया था। सामने ही छत का खुला दरवाजा नजर आ रहा था। क्षण भर ठिठक कर वह तेजी से पुनः आगे बढ़ा, यानी कि रफ्तार के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसी समय नीचे दूसरा फायर और चीख की आवाज सुनाई दी। 6-7 सीढ़ियां ही शेष बची थी कि उसने छत पर से दौड़ते कदमों की आवाज आती सुनी। देवराज चौहान ठिठक गया। आंखों में चमक लहरा उठी। तभी सीढ़ियों के दरवाजे पर एक शरीर चमका। उसके हाथ में गन थी। वह तेजी से सीढ़ियां उतरने जा रहा था कि सामने देवराज चौहान को पाकर ठिठकने लगा। उसी पल कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। गोली गनमैन की छाती पर लगी। उसका शरीर तेजी से लहराया और खुद को न संभाल पाने के कारण औंधे मुंह सीढ़ियों पर आ गिरा। देवराज चौहान फुर्ती से एक तरफ हो गया। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता चला गया।
कई सीढ़ियां पार करके वह दीवार से टकराकर रुका और शिथिल हो गया। बिना पल गवाए देवराज चौहान एक ही छलांग में सीढ़ियां फलांग कर छत के दरवाजे के बीचों बीच था। एक और गनमैन दरवाजे की तरफ भागता आ रहा था। देवराज चौहान के रिवॉल्वर से शोला निकला और उसकी छाती में जा धंसा। तीसरे ने गन संभाली, परंतु उसके फायर करने से पहले ही देवराज के हाथ में थमी रिवॉल्वर सूरज रंधावा की तरफ हो चुकी थी, जो रोशन छत पर टेबल कुर्सियां बिछाए टेबल पर टांग रखे बियर का मजा ले रहा था। फायर मत करना, देवराज चौहान चिल्लाया, वरना रंधावा मुझसे पहले मरेगा। गनमैन ठिठक गया। गन देवराज की तरफ तनी रह गई। सूरज रंधावा बुद्ध की तरह उसी मुद्रा में बैठा रह गया। गन फेंक। गनमैन ने गन फेंक दी। देवराज के हाथ में दबी रिवॉल्वर से अंगारा निकला और गनमैन के चेहरे को उधेड़ता चला गया। वह कटे वृक्ष के समान नीचे जा गिरा। सूरज रंधावा को जैसे होश आया, उसने जल्दी से सीधे होकर जेब से रिवॉल्वर निकालनी चाहिए कि देवराज का खतरनाक स्वर सुनकर ठिठक गया। मैं तुम्हारा अपहरण करने आया हूँ सूरज रंधावा। कोई ऐसी हरकत मत करना कि मुझे तुम्हारी हत्या करने पर मजबूर होना पड़े। सूरज रंधावा का हरकत करता हाथ रुक गया। खड़े हो जाओ। सूरज रंधावा ने टेबल पर पड़ा बियर का गिलास उठाकर एक ही सांस में समाप्त किया और अपने लंबे चौड़े शरीर सहित उठ गया। वह 32 बरस का था। कौन है तू? देवराज चौहान। मेरा अपहरण क्यों करना चाहता है? फिरौती के लिए। लगता है तेरी मौत आई है। सूरज रंधावा कुर्राया। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी मौत अवश्य आ जाएगी। तू वही देवराज चौहान है ना? जो तुम जैसे लोग सिर्फ एक ही देवराज चौहान को याद रख सकते हो और वह मैं ही हूँ। बहुत हौसले वाला है तू, जो यहाँ पर मुझे उठाने पहुंच गया। सुन, चुपचाप भाग जा। समझ ले कुछ हुआ ही नहीं, वरना बेमौत मारा जाएगा। देवराज चौहान का चेहरा क्रूरता से भर गया। वह आगे बढ़ा। सूरज रंधावा की खतरनाक आंखें उस पर ही टिकी थी। करीब पहुंचकर देवराज चौहान ने हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर को सूरज रंधावा की गर्दन से सटा दिया। मरना चाहता है या जीना? सूरज रंधावा ने उसकी आंखों में झांका। मुझे साथ ले जाना चाहता है ना? हाँ, चल, लेकिन इतना बता दे कि यह चक्कर क्या है? तुम्हारे बदले तुम्हारे बाप से रकम वसूल करूंगा। सिर्फ यही बात है ना? हाँ, सिर्फ यही बात है। ठीक है, चल, नीचे 2 गार्ड है। मेरे आदमियों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया होगा। सूरज रंधावा ने कहर भरी नजरों से उसे देखा, फिर रिवॉल्वर के साए में सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने खतरनाक अंदाज में उसे चेतावनी दी, कोई चालाकी मत करना, वरना। निश्चिंत रहो, रंधावा दांत खींचकर कह उठा। सुना था, आज देख भी लिया कि तुम वास्तव में हिम्मती इंसान हो देवराज चौहान। मैंने हमेशा तुम्हारे कार्यों को पसंद किया, लेकिन आज तुम महंगा सौदा कर रहे हो। मेरे बाप को तुम ठीक प्रकार से नहीं जानते। वह तुम्हारे बाप को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर दरिंदे की भरे स्वर में कहा, अब तुम फालतू बात मत करो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें लेकर फौरन यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। सूरज रंधावा सीढ़ियां उतरने लगा। पीछे देवराज चौहान उससे रिवॉल्वर सटाए हुए था। तभी कम से कम 2 जोड़ी कदमों की आवाजें सीढ़ियों पर सुनाई दी। रंधावा, अगर तुम्हारे आदमी हुए तो समझा देना उन्हें। देवराज चौहान कुर्राया। तभी सीढ़ियों पर जुगल किशोर और चीमा नारंग के चेहरे चमके। उन्हें देखते ही देवराज चौहान बोला, इसे बाहर ले जाओ। सूरज रंधावा को उन दोनों ने घेर लिया। रंधावा आंखें सिकोड़े चीमा नारंग को लड़के के वेश में घूरने लगा। चीमा नारंग की चमक भरी निगाह उस पर टिकी थी। तुम? रंधावा के होठों से निकला। वह व्याकुल हो उठा। तुम चीमा हो ना? विष्णु प्रताप नारंग की बेटी। जवाब में चीमा नारंग के होठों से सर्द हंसी निकल गई। रंधावा ने पलटकर देवराज चौहान को देखा। तुम तो कह रहे थे तुम मुझे फिरौती के लिए ले जा रहे हो। हाँ, लेकिन चीमा नारंग, मेरी और मेरे बाप की जानी दुश्मन। मैं सब कुछ जानता हूँ। देवराज चौहान उसकी बात काटकर दृढ़ शब्दों में कह उठा, यह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। जो मैंने कहा है उसी पर विश्वास करना। फिरौती के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। सूरज रंधावा को विश्वास न आया। चीमा नारंग ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा।
तुम मेरे बारे में जानते हो? हाँ, देवराज ने सख्त निगाहों से उसे देखा। अपने दिमाग में यह हरदम याद रखना कि मेरी एक आंख तुम पर टिकी रहेगी। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की चेष्टा की तो मैं, जुगल किशोर या जगमोहन तुम्हें फौरन गोली से उड़ा देंगे। चीमा नारंग ने सख्ती से होठ भींच लिए। मैंने तुम्हें कहा था मुझे पैसों की जरूरत है। इसे तो मैं फिरौती के बाद भी मार सकती हूँ, जब यह आजाद होकर अपने बाप के पास जाएगा। हाँ, देवराज चौहान ने उसे घूरा। जिंदा रहना चाहती हो तो ऐसा ही करना। अब इसे लेकर नीचे पहुंचो। यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। जुगल किशोर और चीमा नारंग सूरज रंधावा को रिवॉल्वर के साए में लेकर सीढ़ियां उतरने लगे। देवराज पीछे था। जगमोहन ने उन सबको सदर द्वार से आते देखा तो अपनी जगह से हटा और कुछ दूर खड़ी कार की तरफ भागा। चंद ही क्षणों में वह कार सहित फाटक पर था। देवराज चौहान, चीमा नारंग, जुगल किशोर सूरज रंधावा को लिए कार में बैठे तो जगमोहन ने कार को तूफानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा दिया। जुगल किशोर से रहा न गया तो वह कह ही उठा, मैंने तो कभी सोचा भी न था कि सूरज रंधावा को उठाना इतना आसान होगा। यह काम आसान नहीं था, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहते हुए सिगरेट सुलगा ली। यूं समझो कि आज सुनहरी मौका हमें मिल गया, वरना रंधावा का बंगला हमेशा ही खतरनाक आदमियों से भरा रहता है। जगमोहन रफ्तार और सावधानी के साथ कार को दौड़ाए जा रहा था। चीमा नारंग और जुगल किशोर की रिवॉल्वरें सूरज रंधावा के शरीर से सटी थी। देवराज चौहान ने सूरज रंधावा की रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में डाल ली थी। सूरज रंधावा दांत भींचे, क्रोध में सुलगता उनके बीच दबा बैठा रहा। फिरौती का ही मामला होता तो उसे कोई डर नहीं था, परंतु चीमा नारंग ने उसे विचलित कर दिया था। यह कमीनी तो उसे कभी भी शूट कर सकती थी। देवराज चौहान कब तक उसको बचाए रखेगा? करण चौधरी और महेंद्र सिंह जुगल किशोर के पीछे थे। जुगल किशोर का पीछा करके वह देवराज चौहान वाले मकान पर पहुंचे और वहां से रंधावा के महल नुमा बंगले तक, फिर सूरज रंधावा का अपहरण होते हुए देखा। पीछा उन्होंने इस तरह किया कि किसी को पीछे का आभास न हो सका। यह देखकर कि वह लोग सूरज रंधावा का अपहरण कर रहे हैं, करण चौधरी एक बारगी तो सकपका उठा। मन ही मन देवराज चौहान के हौसले की ताक दी। इतना तो वह जानता था कि देवराज चौहान जो काम करता है दौलत के लिए करता है। उसका अपना ख्याल था कि चीमा नारंग इस योजना में अवश्य फिट थी, परंतु इस अपहरण के पीछे चीमा की रंधावा के साथ दुश्मनी नहीं काम कर रही, बल्कि देवराज चौहान का दिमाग काम कर रहा है। यानी कि देवराज चौहान सूरज रंधावा को लौटाने के बाद उसके बाप विक्रम सिंह रंधावा से मोटा नावा पीटेगा। करण चौधरी के खुरापाती दिमाग में फौरन शैतानी योजना पनपी। महेंद्र सिंह, हाँ उस्ताद, तेरे को इन लोगों के पीछे लगे रहना है। और तुम सुन तो, इनके पीछे लगा रहे। सूरज रंधावा को यह जिस भी जगह ले जाकर रखें, वह जगह तुझे ध्यान से देखनी है। करण चौधरी बोला। तो क्या रंधावा को यह मकान पर नहीं लेकर जाएंगे? अगर अक्लमंद होंगे तो रंधावा को किसी अन्य ठिकाने पर ही रखेंगे। और तुम? अभी तो मैं तेरे साथ ही हूँ, कुछ आगे जाकर अलग हो जाऊंगा। तो मोटरसाइकिल ले जाना, इससे तुझे इन लोगों का पीछा करने में आसानी होगी। कुछ छिपा रहे हो मुझसे? हाँ, वक्त आने पर बताऊंगा। करण चौधरी की निगाह देवराज चौहान की पार्टी की हरकतों पर ही थी। मोटरसाइकिल की तरफ खिसको, वह लोग चलने की तैयारी में है। अगले ही पल दोनों अंधेरे में खड़ी मोटरसाइकिल की तरफ खिसक गए। जयचंद भाटिया, यह ठीक है कि करण चौधरी ने देवराज चौहान की पार्टी का पीछा बेहद सावधानी से किया था कि किसी को उनके बारे में पता न चला, परंतु जयचंद भाटिया ने उससे भी ज्यादा सावधानी बरती थी। उसकी गली में सब कुछ हो रहा हो और वह न जाने, यह कैसे हो सकता था? शाम को उसने पुनः करण चौधरी को गली में चक्कर काटते हुए देख लिया था। बहरहाल करण चौधरी उन सबके पीछे था और यह करण चौधरी के पीछे। इतना तो वह समझ ही गया था कि देवराज चौहान अपने साथियों के साथ धंधे पर जा रहा है और यह उस पर निगाह रख रहा है। उसके बाद दूर से उसने भी देवराज चौहान की पार्टी को रंधावा का अपहरण करते देखा। गोलियां चलने की आवाजें आई। फायरिंग की आवाज सुनकर वह घबरा गया।
मन ही मन उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि देवराज चौहान ने उसे अपने काम में साथ नहीं लिया था, क्योंकि गोलीबारी से अक्सर वह दूर रहता था। जयचंद भाटिया की एक आंख देवराज के कामों पर थी, तो दूसरी आंख करण चौधरी और महेंद्र सिंह की हरकतों पर। जब वह लोग रंधावा को कार में डाल रहे थे और करण चौधरी महेंद्र सिंह को मोटरसाइकिल की तरफ खिसकते देखा, तो उसी समय उसने फैसला किया कि वह देवराज चौहान की अपेक्षा उस आदमी का पीछा करेगा और जानेगा कि यह कौन है जो देवराज के कामों पर निगाह रख रहा है। इस विचार के साथ ही वह दौड़ा और अंधेरे में खड़ा कर रखा अपना पुराना सा स्कूटर उठाकर स्टार्ट किया। तब तक रंधावा को लिए कार आगे बढ़ गई। महेंद्र सिंह उचित फासला रखकर कार का पीछा करने लगा था और सबसे पीछे स्कूटर पर जयचंद भाटिया था। चंद किलोमीटर ही कार आगे बढ़ी होगी कि देवराज चौहान चीमा नारंग से बोला, तुम मेरे साथ अगले मोड़ पर नीचे उतरोगी। क्यों? चीमा नारंग के माथे पर गहरे बल उभर आए। मकान पर से सामान लाना है। तो मैं क्या करूं? चीमा नारंग के लहजे में तीखापन आ गया। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से उसे देखा। रंधावा को यह लोग किसी दूसरे ठिकाने पर ले जाएंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ चलोगी। चीमा नारंग चौंकी, फिर बोली, दूसरे? किस दूसरे ठिकाने पर? है कोई, लेकिन पहले तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। चीमा नारंग उखड़े स्वर में बोली, नहीं बताया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले मोड़ पर हम दोनों उतरेंगे। कहाँ है दूसरा ठिकाना? है कहीं। मुझे पहले मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कार से नीचे उतरूं, तुम मुझे धोखा देकर खिसक जाओ, या इत्तेफाकन ही मैं तुमसे जुदा हो जाऊं, तो फिर तुम लोगों को कहां ढूंढती फिरूंगी? मुझे ठिकाने का पता होना चाहिए। देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से उसे देखा। तभी जगमोहन कार ड्राइव करते हुए बोला, बता दो, कोई हर्ज नहीं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में ठिकाने का पता बता दिया। चीमा नारंग फिर कुछ न बोली। देवराज चौहान सूरज रंधावा को देखकर कठोर स्वर में बोला, तुम किसी भी तरह की चालाकी करने की चेष्टा मत करना। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। तुम्हारी हरकत ही तुम्हारी जान लेगी। फिर वह जुगल किशोर और जगमोहन से बोला, अगर यह हीरो बनने की कोशिश करे तो बेशक इसे शूट कर देना। शहर में ऐसे कई भरे पड़े हैं जिन्हें उठाकर हम भारी फिरौती वसूल कर सकते हैं। यह नहीं तो और सही, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज रंधावा ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। फिर तो तुम गलती कर बैठे हो देवराज चौहान। अगर शहर में और भी भरे पड़े हैं तो तुम्हें इस काम के लिए किसी और को उठाना चाहिए था। मेरे बाप का नाम विक्रम सिंह रंधावा है, जिसे तुम बहुत कम आंक रहे हो। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। अगला मोड़ आते ही जगमोहन ने क्षण भर के लिए कार रोकी तो देवराज चौहान और चीमा नारंग कार से बाहर थे। कार पुनः आगे बढ़ गई। जुगल किशोर की रिवॉल्वर सूरज रंधावा की कमर से सट चुकी थी। जगमोहन ने भी ड्राइविंग करते हुए रिवॉल्वर निकालकर गोद में रख ली थी, ताकि रंधावा के गड़बड़ करने पर फौरन रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सके। महेंद्र, करण चौधरी की निगाह कार पर थी, जो देवराज चौहान और चीमा नारंग को उतारकर आगे बढ़ गई थी। रुकना मत, आगे बढ़ता रहे। मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े उन दोनों को पार करके आगे बढ़ती चली गई तो करण चौधरी पुनः बोला, वह लोग रंधावा को किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं और देवराज चौहान, चीमा नारंग ऐसी जगह उतरे हैं जहां से देवराज चौहान का घर करीब है। समझा? महेंद्र सिंह बोला, घर में कोई खास चीज पड़ी होगी जो उठाने के लिए देवराज चौहान नीचे उतरा है चीमा नारंग के साथ। हाँ, तू कार के पीछे लगा रहे। यह बात हमें हर हाल में मालूम करनी है कि यह लोग रंधावा को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं तुझे 2-3 घंटों के बाद घर पर मिलूंगा, आकर मुझे बता देना। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो उस्ताद? किसी खास काम पर, बाद में बताऊंगा। लेकिन उस्ताद, अगर कुछ माल पानी मिल जाता तो? मिल जाएगा। इस समय तुझे जो कहा है वही कर। उसके बाद महेंद्र सिंह ने मोटरसाइकिल धीमी की तो करण चौधरी उतर गया। महेंद्र सिंह ने पुनः मोटरसाइकिल को कार के पीछे लगा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि करण चौधरी आखिर करना क्या चाहता है। मोटरसाइकिल के जाते ही करण चौधरी सड़क पर जाती टैक्सी को हाथ देकर उसमें सवार हुआ और टैक्सी आगे बढ़ गई। पीछे लगे जयचंद भाटिया ने
अपना स्कूटर टैक्सी के पीछे लगा दिया। करण चौधरी की हरकत उसकी समझ में नहीं आई थी। करण चौधरी जैसा पुराना बदमाश जो कि पुलिस के सामने आने में भी हमेशा कतराता था, इस समय रात के 11:30 बजे इलाके के पुलिस कमिश्नर जीवन दास मेहता के सामने उसके ऑफिस में मौजूद था। कमिश्नर तक पहुंचने में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक हवलदार और कमिश्नर साहब के चपरासी को रिश्वत देनी पड़ी थी, क्योंकि पुलिस में करण चौधरी बदनाम था और खामखा उसे कमिश्नर तक कोई नहीं पहुंचने देना चाहता था, जबकि वह कमिश्नर से हर हाल में बात करना चाहता था। पुलिस कमिश्नर जीवन दास मेहता ने भरपूर निगाहों से उसे देखा। तुम जैसे इंसान को हमसे क्या काम पड़ गया करण चौधरी? कमिश्नर साहब, मैं आपको बहुत ही खास खबर देना चाहता हूँ, करण चौधरी अधीरता के साथ कह उठा। वैसे मैं यह खबर इलाके के थाने में भी दे सकता था, परंतु इससे हो सकता था वह लोग चूक जाते। कमिश्नर जीवन दास मेहता ने गहरी निगाहों से उसे देखा। बात क्या है? कुछ इनाम वगैरह तो मिलेगा ना मुझे कमिश्नर साहब? बिना बात जाने मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? कमिश्नर साहब, वो देवराज चौहान है ना? देवराज चौहान? कमिश्नर मेहता चौंके। साहब, एक ही तो देवराज चौहान है जिसे पुलिस वाले जानते हैं। तो क्या कहना चाहते हो तुम? मैं जानता हूँ इस वक्त वह कहाँ है। तुम जानते हो? कमिश्नर मेहता चौंके। जी हाँ, और अगले आधे पौने घंटे तक वह वहीं होगा, उसके बाद की मेरी गारंटी नहीं। कहाँ पर है वह? कमिश्नर मेहता फौरन उठ खड़े हुए। करण चौधरी ने पता बता दिया। बात तो तब है कमिश्नर साहब, अगर आप जल्दी से जाकर उसे पकड़ लें। वह आधे घंटे तक वहीं मिलेगा ना? बिल्कुल साहब, यह जगह यहाँ से पास ही में है, हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। कमिश्नर मेहता ने इंटरकॉम उठाकर फोर्स तैयार करने का हुक्म दिया। फिर बोले, तुम भी हमारे साथ चलना। मैं? करण चौधरी हड़बड़ाया। नहीं कमिश्नर साहब, यह देवराज चौहान जैसे खतरनाक इंसान का मामला है। अगर वह बच गया और उसे मालूम हो गया कि मैंने उसके बारे में आपको खबर दी है, तो वह मेरे टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक आप मेरा नाम गुप्त ही रखें कि मैंने आपको यह खबर दी है। अच्छी बात है। कमिश्नर मेहता ने अपना सिर हिलाया। देवराज चौहान ने अपना जरूरी सामान एयर बैग में भरा। जगमोहन का भी खास सामान समेटकर बैग में भर लिया। इस काम में उसे सिर्फ 10 मिनट ही लगे। फिर पलटकर चीमा नारंग से बोला, आओ चलें। चीमा नारंग ने अपनी कुर्सी से उठने का उपक्रम न किया। सिर कुछ भारी हो रहा है, आधा आधा कप चाय हो जाए? चीमा नारंग बोली। चाय हम वहां जाकर पियेंगे। यहाँ पर क्या है? चीमा नारंग लापरवाही से बोली। यहाँ हमें किसी प्रकार का खतरा तो है नहीं। चाय पीकर फ्रेश होकर हम आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। देवराज चौहान ने देखा, सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, कहते हुए देवराज चौहान ने बैग नीचे रख दिया। चाय पीकर चलते हैं। मैं बनाऊं? नहीं, मैं बना लाता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटकर किचन की तरफ बढ़ गया और किचन में पहुंचकर चाय बनाने में व्यस्त हो गया। चीमा नारंग की आंखों में भेड़िए किसी चमक आ गई। होठ सख्ती से भिज गए। चमकती आंखों से वह किचन के दरवाजे को घूरने लगी। किचन से चाय बनाने की आवाजें, प्यालों की आवाजें उभर रही थी। चंद पलों के बाद चीमा नारंग कुर्सी से उठी और कुछ दूर टेबल पर रखे फूलदान को उठा लिया। फूलदान पीतल का था और भारी था। उसमें पड़े फूल निकालकर उसने एक तरफ फेंके और दबे पांव बेआवाज किचन की तरफ बढ़ी। किचन के दरवाजे से ही उसे भीतर देवराज दिखाई दिया। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और चाय को प्यालों में डालने में व्यस्त था। चीमा नारंग ने एक कदम और उठाया और भीतर पहुंच गई। देवराज चौहान को उसकी उपस्थिति का एहसास न हुआ। चीमा नारंग की तरफ से वह कुछ लापरवाह इसलिए था कि इस समय नुकसान पहुंचाने की चीमा नारंग के पास कोई वजह नहीं थी। अगर ऐसी वैसी बात का जरा सा भी शक होता तो चीमा नारंग कभी भी किसी भी हाल में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती थी। चीमा नारंग का फूलदान वाला हाथ ऊपर उठा। वह इस समय भूखी शेरनी जैसी लग रही थी। दांत पर दांत भिजे हुए थे। जब हाथ नीचे आया तो वेग के साथ फूलदान देवराज चौहान के सिर के पृष्ठभाग से टकराया। देवराज चौहान के शरीर को तीव्र झटका लगा। दोनों हाथों से उसने अपना सिर थाम लिया। अगले क्षण
हाथों की उंगलियां खून में सन गई। लड़खड़ाती टांगों से वह पलटा। चेहरे पर पीड़ा के भाव थे, आंखें मुंद सी रही थी। उसी पल चीमा नारंग का हाथ पुनः घूमा और फूलदान देवराज चौहान के माथे से जा टकराया। देवराज चौहान की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचे और फिर घुटने मुड़ते चले गए। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गया। दूसरे ही पल चीमा नारंग मकान से बाहर थी। पुलिस कमिश्नर जीवन दास मेहता ने ढेर सारे पुलिस वालों के साथ मकान पर धावा बोला। मकान को घेर लिया गया। भीतर से घायल बेहोश देवराज चौहान को बरामद किया गया। देवराज चौहान के सिर से काफी खून बह गया था। देवराज की गिरफ्तारी पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। आज तक देवराज चौहान पुलिस की गिरफ्त में न आया था। कमिश्नर मेहता उसे सही सलामत अदालत में पेश करके वाहवाही लूटना चाहता था। अपनी निगरानी में उसने बेहोश देवराज चौहान को पुलिस वैन में डाला और करीब के नर्सिंग होम में ले गया। मकान की तलाशी के पश्चात मकान को सील कर दिया गया। इंक्वायरी करने पर मालूम हुआ कि देवराज चौहान ने वह मकान किराए पर ले रखा था और सिर्फ 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था। जब यह सब काम हो रहे थे तो दूर से करण चौधरी सब कुछ देखकर अपनी जीत पर प्रसन्न हो रहा था और कुछ हटकर खड़ा जयचंद भाटिया उसे देख रहा था। सारा मामला वह समझ चुका था कि इसी इंसान ने देवराज चौहान को पुलिस के फंदे में पहुंचाया था। हालांकि देवराज चौहान से भाटिया का कोई रिश्ता नहीं था, परंतु देवराज चौहान का पुलिस की गिरफ्त में पहुंचना उसे अच्छा न लगा था। जयचंद भाटिया फैसला कर चुका था कि उसे इसी कमीने इंसान के पीछे लगा रहना है, क्योंकि इसका साथी मोटरसाइकिल पर जगमोहन की कार के पीछे गया है जिसमें सूरज रंधावा मौजूद है। वह देखना चाहता था कि यह कौन सा खेल खेल रहा है। कुछ देर बाद ही पुलिस वहां से हट गई। सील हुए मकान के बाहर 2 पुलिस वाले पहरे पर खड़े हो गए। करण चौधरी वहां से हटा और टैक्सी पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। जयचंद भाटिया अपने स्कूटर पर उसके पीछे था। घर के बाहर बेसब्री से उसने महेंद्र सिंह को टहलते पाया। टैक्सी को चलता करके करण चौधरी उसके पास पहुंचा। क्या रहा? मैंने वह जगह देख ली है जहां वह लोग सूरज रंधावा को ले गए हैं। खूब। करण चौधरी की आंखों में चमक पैदा हो गई। कहाँ है वे लोग? सुभद्रा कॉलोनी वाले मकान में। नई कॉलोनी है, इक्का दुक्का ही मकान बने हैं वहां। कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां पर क्या हो रहा है। मोटरसाइकिल कहाँ है? उधर अंधेरे में खड़ी है। चल वहां चलते हैं, करण चौधरी ने व्याकुलता से कहा। उस्ताद, तुम मुझे तो कुछ बता नहीं रहे कि चक्कर क्या है? महेंद्र सिंह बोला। अभी कुछ मत पूछ, बस मेरे पीछे लगा रहे। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे और आगे बढ़ गए। जयचंद भाटिया अपने स्कूटर पर साई के समान उनके पीछे था। छिपने के लिए यह जगह अच्छी है। सुभद्रा कॉलोनी वाले मकान पर पहुंचते ही जुगल किशोर ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। जगमोहन ने कुछ कहने की अपेक्षा वहां पहले से ही रखी नायलॉन की रस्सी निकालकर जुगल किशोर की तरफ फेंकी। इसे बांधकर एक तरफ डाल दे। जगमोहन और जुगल किशोर के हाथों में बराबर रिवॉल्वरें थमी थी। बांधने की जरूरत नहीं है, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, सूरज रंधावा शांत स्वर में बोला। तेरे जैसे शरीफ मैंने बहुत देखे हैं। जगमोहन ने दांत भींचकर उसे देखा। अगर तूने कोई शरारत की तो खामखा मारा जाएगा, और जुबान तभी खोल जब कहा जाए। जुगल किशोर ने रिवॉल्वर जेब में डाली और डोरी से सूरज रंधावा को बांधकर फर्श पर डाल दिया। रंधावा दांत पीसकर रह गया। आखिर इस तरह मैं कब तक बंधा रहूंगा? रंधावा क्रोध से फुफकार उठा। देवराज चौहान आए तो उससे यह बात पूछना। रंधावा खा जाने वाली निगाहों से जगमोहन को देखता रह गया। तुम लोगों को मेरे बाप से डर नहीं लगता? जगमोहन जवाब में कहर से मुस्कुराकर रह गया। मेरा बाप ठीक कहता था मुझे कि धंधे की हर बात सीख लूं। अगर मार धाड़ सीखी होती तो कम से कम तुम लोगों से तो निपट लेता। तभी तो कहते हैं कि बड़ों की बात अवश्य माननी चाहिए, जगमोहन व्यंग से बोला। सूरज रंधावा ने उसकी आंखों में झांका। फिर भी मुझे बच्चा मत समझना। मैं? जुबान मुंह में रखो। बच्चा समझते तो अब तक दूध की बोतल तुम्हारे मुंह में लगा चुके होते। बहुत बोलता है तू, रंधावा ने कहर भरे स्वर में कहा। तभी जुगल किशोर जगमोहन से बोला। यहाँ खाने को कुछ नहीं पड़ा? नहीं। चाय का सामान तो होगा?
वह भी नहीं है। क्यों? क्यों क्या? मुझे तो भूख लग रही है। रात का खाना कहाँ खाया है? बाहर से लाना होगा। आते समय 2 किलोमीटर पहले मैंने खाने का होटल देखा था। थोड़ी देर सब्र करो, देवराज को आ लेने दो, फिर हम दोनों कार में जाकर खाना ले आएंगे। कार को भी ठिकाने लगाना है। क्षण भर ठिठक कर जगमोहन बोला, तुम खाना पैक करवा कर ले आना और मैं कार ठिकाने लगाकर आ जाऊंगा। जुगल किशोर सिर हिलाकर रह गया। मेरे लिए भी ले आना, सूरज रंधावा कह उठा। तेरे लिए स्पेशल लाएंगे प्यारे, जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। मीनू बता दे कि खाने में तुझे कौन कौन सी आइटम चाहिए, आखिर तू रंधावा का बेटा है। जगमोहन की आवाज में व्यंग के भाव पाकर रंधावा ने होठ खींच लिए। 2 घंटे बाद वहां चीमा नारंग आ पहुंची। देवराज चौहान कहाँ है? उसे अकेली पाकर जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। आ रहा है, लेकिन वह है कहाँ? मुझे क्या मालूम, चीमा नारंग ने तीखे स्वर में कहा। कुछ पहले ही उसने मुझे यहाँ आने को कहा और अपने बारे में कहा कि थोड़ी देर बाद आऊंगा। जगमोहन अब उसे कहता भी तो क्या, देवराज चौहान कई बार ऐसा कर जाता था। कोई बात होगी जो वह चीमा नारंग को नहीं बताना चाहता होगा, तभी तो उसे पहले भेज दिया। इसके सिवाय जगमोहन और सोचता भी तो क्या। चीमा नारंग ने फर्श पर बंधे पड़े सूरज रंधावा को देखा। चेहरे पर कड़वी मुस्कान बिखर आई और आंखों में तीव्र चमक विद्यमान हो चुकी थी। तुझे गायब पाकर तेरे बाप पर क्या गुजरेगी सूरज रंधावा? वह हंसी। उस पर कुछ नहीं गुजरेगी, सूरज रंधावा शांत स्वर में बोला। मेरी परवाह उसे कभी नहीं रही, औलादों की उसे कमी नहीं। मेरे बाप की नाजायज औलादें बहुत हैं। चीमा नारंग वैशी भाव से पुनः हंसी, बोली कुछ नहीं। यह तो तेरा बाप ही बता सकेगा कि तेरे गायब होने पर उसके दिल पर क्या बीती। कहते कहते वह एकाएक जगमोहन के पास पहुंची और रिवॉल्वर निकालकर उसकी कमर में घुसेड़ दी। जगमोहन चौंका। यह क्या है? रिवॉल्वर? चीमा नारंग गुर्राई। इसके साथ ही उसने खूनी निगाहों से जुगल किशोर को देखा। तुम चुपचाप हाथ उठाकर खड़े रहो, अगर जरा भी हिले तो गोली मार दूंगी। जुगल किशोर सूखे होठों पर जीभ फेरकर रह गया। वह बहुत आसानी से जगमोहन की कमर से रिवॉल्वर हटाकर उस पर फायर करके पुनः रिवॉल्वर जगमोहन की कमर से लगा सकती थी। ऐसा करने में सिर्फ 4 सेकंड लगने थे। जुगल किशोर ने फौरन हाथ खड़े कर लिए। जगमोहन के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। देवराज चौहान कहाँ है? एकाएक जगमोहन चीख उठा। जवाब में पहले तो चीमा नारंग वैसी हंसी हंसी, फिर जवाब में बोली, चिंता मत करो, मरा नहीं है, उसे सिर्फ बेहोश करके ही आई हूँ। मेरी उसकी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि उसकी जान मुझे लेनी पड़ती। सुनकर जगमोहन की जान में जान आई। सूरज रंधावा आतंक भरी निगाहों से चीमा नारंग को देखे जा रहा था। हर क्षण उसे लग रहा था कि जगमोहन की कमर से रिवॉल्वर हटेगा और उसमें से आग के शोले निकलकर उसके जिस्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। तभी क्षण भर के लिए जगमोहन की कमर से रिवॉल्वर की नाल हटी और वेग के साथ उसके माथे से जा टकराई। कराहकर जगमोहन ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। दूसरी चोट पड़ते ही वह नीचे गिरा और बेहोश हो गया। चीमा नारंग की निगाहें जुगल किशोर से होती हुई सूरज रंधावा पर जा टिकी। सूरज रंधावा का चेहरा भय से पीला पड़ गया। अब कहो, चीमा नारंग मौत के से स्वर में बोल उठी। क्या कहते हो? सूरज रंधावा फक चेहरे से उसे देखता रहा। मौत से डर नहीं लग रहा? चीमा नारंग क्रूरता भरी हंसी हंसी। रंधावा फिर भी कुछ न बोला। बुला अपने बाप को कि मेरे हाथों तुझे बचा ले। सूरज रंधावा होठ भींचे पीले चेहरे से उसे देखता रहा। कहता भी तो क्या। चीमा नारंग जुगल किशोर की तरफ पलटी। हाथ नीचे कर, वह गुर्राई। जुगल किशोर ने हाथ नीचे कर लिए। क्या चाहता है तू? मैं क्या चाहूंगा? मेरा साथ देगा या मरना चाहेगा? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बीच में कोई गड़बड़ मत करना, वरना नहीं करूंगा। लेकिन तुम चाहती क्या हो? जुगल किशोर साहस करके पूछ बैठा। खास कुछ नहीं। चीमा नारंग मौत की सी हंसी हंसी। देवराज चौहान को और जगमोहन को रास्ते से हटाना था, सो हटा दिया। अब हम दोनों इसकी फिरौती वसूल करेंगे। मंजूर? सफेद झूठ। जुगल किशोर मन ही मन सतर्क हो गया। चीमा नारंग की मंशा वह समझ गया था।
पहले सूरज रंधावा की वापसी के बदले मोटी रकम हासिल करेगी, फिर सूरज रंधावा की लाश का पार्सल बनाकर उसके बाप को भेज देगी। जिस तरह चील के घोंसले में मांस सुरक्षित नहीं रह सकता, उसी तरह चीमा नारंग के घर में सूरज रंधावा सही सलामत नहीं रह सकता था। यह तो चीमा नारंग के लिए सुनहरी मौका था, विक्रम सिंह रंधावा को गहरी चोट देने और अपने बाप की हत्या का बदला लेने के लिए। परंतु अपने विचार वह चीमा नारंग पर कदापि जाहिर नहीं कर सकता था। चीमा नारंग वहशी शेरनी के समान थी, जिसे अपने मुंह से शिकार छीना जाना हरगिज पसंद नहीं था। इसी कारण तो उसने देवराज चौहान और जगमोहन जैसे खतरनाक इंसान से पीछा छुड़ाकर अपना रास्ता साफ कर लिया था। चीमा नारंग की हरकत उसे जरा भी पसंद नहीं आई थी। धंधे में वह बेईमानी हरगिज भी पसंद नहीं करता था। सोच क्या रहा है हरामजादे, मेरी बात का जवाब दे। चीमा नारंग एकाएक गुर्राई। जुगल किशोर चौंक कर विचारों से बाहर निकला। मैंने इनकार कब किया है? जुगल किशोर जल्दी से बोला। तो मुंह से बोल, मुझे क्या पता तू क्या सोच रहा है, चीमा नारंग ने कहा। फिर हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को उंगली में घुमाकर सूरज रंधावा को देखा, जो खौफपूर्ण निगाहों से उसे देख रहा था। हमारा यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। होश आते ही देवराज चौहान यहाँ पहुंच जाएगा। इसे यहाँ से फौरन ले चलना है। कार कहाँ है? बाहर ही खड़ी है, लेकिन वह चोरी की है, उसको ज्यादा देर इस्तेमाल करना ठीक नहीं, जुगल किशोर बोला। खामखा पकड़े जा सकते हैं। चिंता मत करो, तुम इसके बंधन खोलो, हाथों को पीछे की तरफ बांध देना। चलने के लिए सिर्फ टांगे ही खुली रहनी चाहिए, चीमा नारंग दांत भींचकर बोली। जुगल किशोर अब तक अपने पर काफी हद तक काबू पा चुका था। चीमा नारंग की कमीनी हरकतें देखकर उसके मन में अब चीमा नारंग का भय काफी कम हो गया था। उसने सिगरेट सुलगाकर कस लिया और जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। मैं तुम्हारा आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। हम दोनों बराबरी के साथी हैं। मैं काफी देर से इसे संभाल रहा हूँ, अब तुम इसका प्रबंध करो। क्या मतलब? चीमा नारंग की आंखें सिकुड़ गई। सीधी सी बात का कोई मतलब नहीं होता। मैंने रिवॉल्वर पकड़ रखी है, तुम इसके बंधन खोलकर हाथ पीछे बांधो। चिंता मत करो, कोई चालाकी करेगा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। मेरा निशाना बहुत कम चूकता है, जुगल किशोर ने बेहद शांत भाव से कहा। तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो, चीमा नारंग गुर्राई। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, अब हम दोनों ने मिलकर काम करना है। चीमा नारंग ने सर्द भाव से जुगल किशोर को निहारा। जुगल किशोर दृढ़ता भरी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। दोनों चौंके। पल भर में ही उनके बीच की सारी कटुता दूर हो गई। उनकी प्रश्न भरी निगाहें आपस में मिली। जुगल किशोर फौरन दरवाजे की ओट में हो गया। रिवॉल्वर सावधानी से उसने थाम ली थी। दिल धाड़ धाड़ बजने लगा कि यहाँ कौन आ सकता है? क्या देवराज चौहान? चीमा नारंग ने सख्ती से रिवॉल्वर थामी। चेहरे पर मौत की परछाइयां विद्यमान हो गई थी। सूरज रंधावा और जगमोहन पर निगाह डालकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। चेहरे पर अब क्रूरता ही क्रूरता नाच रही थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर ठिठकी, फिर सिटकनी हटाकर दरवाजा खोलते हुए जरा सी ओट में होकर रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। उसकी रिवॉल्वर से कभी भी शोले निकलने आरंभ हो सकते थे। आने वाला करण चौधरी था, जो मुस्कुराता हुआ दरवाजे के समीप खड़ा था। चीमा नारंग दांत भींचे उसे सतर्क मुद्रा में देखती रही। करण चौधरी एकाएक हौले से हंसकर बोला, दोस्त हूं, रिवॉल्वर हटा लो। चीमा नारंग ने सुलगती निगाहों से उसे देखा। उसकी आवाज सुनते ही जुगल किशोर चौंका और दरवाजे की ओट से बाहर आ गया। करण चौधरी को वहां मौजूद पाकर वह आश्चर्य से भर उठा। तुम्हारे साथ कौन है? चीमा नारंग दांत भींचकर फुफकार उठी। भीतर आओ। करण चौधरी भीतर आ गया। बाहर देखो, और तो कोई नहीं है, चीमा नारंग जुगल से बोली। जुगल किशोर करण चौधरी को अजीब सी निगाहों से देखते हुए बाहर निकल गया और मिनट भर बाद ही लौट कर आया। यह अकेला ही है, कहने के साथ ही जुगल किशोर ने दरवाजा बंद कर दिया। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? चीमा नारंग खतरनाक लहजे से पूछ उठी। हमारे बारे में क्या जानते हो? किसने खबर दी तुम्हें? करण चौधरी हंसा। मैं कौन हूँ यह बात जुगल किशोर ज्यादा बढ़िया बता सकता है।
चीमा नारंग ने चौंक कर जुगल किशोर को देखा। तुम जानते हो इसे? हाँ, जुगल किशोर ने करण चौधरी को घूरते हुए सिर हिलाया। यह मेरा पुराना जानकार है और कुछ दिन पहले मैंने इसके साथ काम करना बंद कर दिया है। वैसे इसके साथ मैंने कई काम किए हैं, लगभग हर तरह के काम। तुमने इसे यहाँ का पता बताया है? नहीं। फिर यह यहाँ कैसे पहुंचा? चीमा नारंग के दांत पिंच गए। मालूम नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। चीमा ने गर्दन घुमाकर करण चौधरी को देखा। इस बात का जवाब मैं दे देता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। करण चौधरी बोल उठा। दरअसल मैंने जुगल किशोर के यहाँ देवराज चौहान को देखा, जिसे उस वक्त तो पहचान नहीं पाया, परंतु कुछ घंटों के बाद मुझे याद आया कि जुगल किशोर के पास जिसे देखा वह देवराज चौहान था। मैं समझ गया कि जुगल किशोर मुझसे पल्ला झाड़कर देवराज चौहान के गले मिलकर कोई तगड़ा काम ही करने आ रहा है। तब मैंने जुगल किशोर पर नजर रखनी शुरू कर दी। उस दिन के बाद जुगल किशोर ने कुछ भी किया, मेरी निगाहों में रहकर किया। चीमा नारंग और जुगल किशोर की निगाहें मिली। सूरज रंधावा साहब के अपहरण का पूरा सीन देखा, गोलियां चलने की आवाजें सुनी, सब कुछ देखा मैंने। वैसे चीमा नारंग साहिबा, एक गलती तुमने कर दी। वह क्या? बरबस ही चीमा नारंग के होठों से निकला। तुम शायद देवराज चौहान के बारे में ठीक तरह से नहीं जानती। जब उससे कोई धोखेबाजी करे तो वह घायल शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तुमने उससे धोखेबाजी की, उसे बेहोश करके योजना से निकालकर तुमने उसे साइड में फेंका और धंधे को खुद संभाल लिया। ठीक किया। जब उसे होश आएगा तो 24 घंटों में ही वह तुम्हें तलाश करके चीर फाड़ कर सूखने के लिए धूप में डाल देगा। बेहोश करने की अपेक्षा तुम उसे गोली से उड़ा देती तो ज्यादा बढ़िया रहता। उसे मौत देकर तुम अपनी जिंदगी सुरक्षित कर सकती थी। देवराज चौहान को रंधावा के आदमियों की तरह मत समझना। देवराज चौहान ऐसी लौह शक्ति है जिसका मुकाबला करना तुम्हारे बस में नहीं। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। कह तो यह ठीक रहा है। करण चौधरी आगे बढ़ा और बेहोश जगमोहन को टटोला। देवराज चौहान का साथी है ना यह? जगमोहन नाम होगा इसका। इसे बेहोश करके अब तुम दोनों मिलकर सूरज रंधावा को यहाँ से लेकर खिसक जाना चाहते थे और सूरज रंधावा को वापस लौटाकर जो रकम मिलेगी उसका बंटवारा तुम दोनों आपस में कर लोगे। ख्याल बुरा नहीं है। करण चौधरी मुस्कुराया। जुगल किशोर ने कई साल करण चौधरी के साथ काम किया था, परंतु उसने कभी सोचा भी नहीं था कि करण इतना ज्यादा खुरापाती इंसान है। वैसे अब देवराज चौहान से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? जुगल किशोर चौंका। मैं नीचे ही था जब देवराज चौहान और चीमा नारंग उस मकान में गए। चीमा नारंग को जब मैंने देवराज चौहान को बेहोश करते देखा तो मैंने पुलिस में फोन करके देवराज चौहान के वहां होने की खबर दी। 20 मिनट बाद ही वह पुलिस की गिरफ्त में था। क्या? दोनों चौंके। विश्वास नहीं आ रहा ना? करण चौधरी हंसा। खैर, देवराज चौहान जेल से फरार तो हो नहीं सकता। उसके जुर्मों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जब तक जिंदा रहेगा बाहर नहीं आ सकेगा। शायद फांसी का फंदा ही गले में पड़ जाए। कुछ भी हो सकता है, परंतु वह किसी भी स्थिति में जेल से बाहर नहीं आ सकता। चीमा नारंग के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। रही बात इसकी, करण चौधरी ने बेहोश जगमोहन की तरफ इशारा किया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। यह देवराज जितना खतरनाक नहीं है। कहने के साथ ही करण चौधरी ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। चीमा नारंग और जुगल किशोर की निगाहें आपस में मिली। अब तुम क्या चाहते हो? कुछ पलों की खामोशी के उपरांत चीमा नारंग ने पूछा। करण चौधरी ने सिगरेट का कश लिया और शांत स्वर में बोला, तुमने अपनी समझदारी से 2 हिस्सेदार यानी कि देवराज चौहान और जगमोहन को कम कर दिया। अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर 2 हिस्सेदार कम होकर 1 बढ़ जाए तो कोई बुरा नहीं है। क्यों? मैंने गलत तो नहीं कहा? चीमा नारंग की आंखें सिकुड़ गई। तुम अपहरण में हिस्सेदारी चाहते हो? इसमें बुरा क्या है? तुम्हें साथ मिलाकर हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। चीमा नारंग कड़वे स्वर में बोली, बल्कि हिस्सा ही देना पड़ जाएगा। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? गलत कहा। करण चौधरी मुस्कुराकर शांत स्वर में बोला, अब देखो ना, देवराज चौहान को तुम बेहोश करके छोड़ आई। होश आते ही शिकारी कुत्तों की तरह
उसने तुम्हारी तलाश में लग जाना था, लेकिन मैंने ऐसा वक्त आने ही नहीं दिया। पहले ही उसे जेल पहुंचा दिया। तुम लोगों का फायदा ही किया, जबकि मैं तुम लोगों के साथ नहीं था। अब आगे की सोचो। तुम लोग क्या समझते हो कि विक्रम सिंह रंधावा जैसे इंसान से उसके बेटे की फिरौती वसूल कर लोगे? आसानी से कर लोगे, और वह क्या आराम से दे देगा? अगर दे देता है तो नोटों के साथ अपने सांप भेज देगा और खुद कोबरा बनकर तुम लोगों के सामने आ जाएगा। अगर देवराज चौहान होता तो जुदा बात थी, परंतु यह सब तुम लोगों के बस का नहीं है। बहुत दिक्कतें सामने आएंगी अभी, और तुम सिर्फ 2 हो, जबकि एक को तो हरदम इस सूरज रंधावा के पास इसका ध्यान रखने के लिए रहना होगा। दूसरा अकेला कहां कहां भागता फिरेगा, किस किस मुसीबत से जूझता रहेगा। तुम लोगों को एक साथी की तो हर हाल में आवश्यकता है, और इन हालातों में ऐसे मौके के लिए मुझसे बेहतरीन साथी और कोई नहीं मिल सकता। मैंने ठीक कहा ना? करण चौधरी के होठों पर मीठी मुस्कान उभर आई। करण चौधरी की बात दोनों को जची। चीमा नारंग ने प्रश्न भरी निगाहों से जुगल किशोर को देखा। यह ठीक ही कहता है, इस काम के लिए हम 2 कम हैं, जुगल किशोर बोला। मुस्कान के रूप में करण चौधरी के होठ फैल गए। इस पर विश्वास किया जा सकता है? किया ही जा सकता है। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने इसके साथ काफी देर तक काम किया है। इसने कभी भी धोखे वाली बात नहीं की। चीमा नारंग ने करण चौधरी को देखा। ठीक है, तुम भी हम में शामिल हो सकते हो, लेकिन एक बात अपने पल्ले बांध लेना कि हमसे कभी भी धोखेबाजी मत करना, वरना चिंता मत करो, मुझसे बढ़िया इंसान तुमने कभी देखा ना होगा। और हाँ, मेरे आने से पहले तुम दोनों के बीच सूरज रंधावा के बंधन खोलकर इसके हाथ पीछे बांधने की बात हो रही थी। यह काम तो मैं फौरन कर देता हूँ। करण चौधरी ने सूरज रंधावा के बंधन खोले और उसे खड़ा करके उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। सूरज रंधावा महज एक दर्शक बना सब कुछ देख रहा था। वह जानता था कि उसके पापा इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। यह सब तो मरे ही समझो। इसे कहाँ ले चलना है? जुगल किशोर ने पूछा। तुम्हारे या मेरे ठिकाने पर ले चलते हैं। देवराज चौहान तो पुलिस के फंदे में फंस गया, अब तो उसका छूटना मुमकिन नहीं। चीमा नारंग बोली। इसे क्यों भूल रहे हो? जुगल किशोर ने बेहोश जगमोहन की तरफ इशारा किया। यह हम दोनों के ठिकाने जानता है। घंटे तक इसे होश आ जाएगा। इस समस्या का हल मैं कर देता हूँ, करण चौधरी बोला। मेरा घर किसी ने नहीं देख रखा। मेरे ख्याल से इसे लेकर वहां चलते हैं। करण चौधरी की बात चीमा नारंग और जुगल किशोर को जची। बेहोश जगमोहन को छोड़कर जब वह लोग बाहर निकले तो मौका पाकर पीछा कर रहे जयचंद भाटिया ने भीतर प्रवेश किया। बिना समय गवाए उसने बेहोश जगमोहन को टटोला। तत्पश्चात एक करारी चोट उसने जगमोहन की खोपड़ी पर और की, ताकि उसे जल्दी होश न आए। फिर जल्दी से बाहर निकला। उनकी कार आगे बढ़ चुकी थी। कार की टेल लाइट नजर आ रही थी। जयचंद भाटिया ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और कार के पीछे डाल दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।